रेडियो उड़ान की सभी अपडेट्स देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। एंड फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। इस कार्यक्रम में प्रस्तुत की गई नॉवल में कहे गए किसी भी कथन के लिए रेडियो उड़ान जिम्मेवार नहीं है। इस नॉवल को पाकिस्तानी ऑथर तहमीना दुरानी जी ने लिखा है और इसे ज्यों का त्यों आपके सामने प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश की गई है। रेडियो उड़ान किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है और इसे प्रस्तुत करने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। An act of claiming the attributes of a deity for a mere man to suggest that he was divine can only be viewed as blasphemy. Hi, good evening. मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा और एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई नॉवेल के साथ। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ, शो है बुकवर्ड। और आज जो मैं नॉवेल इस शो में लेकर आई हूँ वो आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जी हाँ, ये नॉवेल जिसे लिखा है पाकिस्तानी फेमिनिस्ट ऑथर एंड एक्टिविस्ट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन राइट्स मिसेस तहमीना दुरानी ने। तहमीना जो कि अपनी कंट्रोवर्शियल काम के लिए बहुत जानी जाती हैं। उनकी पहली बुक माय फ्यूडल लॉर्ड जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल रही, जिसमें उन्होंने खुद अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड के बारे में बहुत कुछ लिखा था। वहीं ये नॉवल जो आज मैं इस शो में लेकर आई हूँ जिसका नाम है ब्लास्फेमी, जिसे उन्होंने 1998 में लिखा, ये नॉवल भी काफी कंट्रोवर्शियल रही। तहमीना का कहना है कि ये सच्ची कहानी पर आधारित है। इनफैक्ट एक सच्ची कहानी है, पर इस नॉवल में नाम बदल दिए गए हैं ताकि इस नॉवल की मेन कैरेक्टर की आइडेंटिटी को छुपाया जा सके। अगर ब्लास्फेमी की बात करें तो सिंपल वर्ड्स में ब्लास्फेमी का मतलब होता है रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट करना, होली बुक्स की डिसरिस्पेक्ट करना, गॉड की डिसरिस्पेक्ट करना। पर वो लोग जो कि गॉड के नाम पर, वो लोग जो कि भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर अल्लाह का ही निरादर करते हैं, धर्म की पनाह में धर्म को ही रुस्वा करते हैं, वो लोग जो कि गीता और कुरान को अपने हिसाब से बदल लेते हैं, उन्हें क्लीन करते हैं कि जैसे वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, और उसी के नाम पर लोगों को टॉर्चर करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, लोगों के साथ भद्दा मजाक करते हैं, उनके विश्वास का खून कर देते हैं, खून से, जुर्म से उनके हाथ रंगे होते हैं। क्या वो नहीं है सच्चे ब्लास्फेमिस्ट? जी हाँ, इस नॉवल ब्लास्फेमी में ऐसे ही एक इंसान की कहानी है, ऐसे ही एक लड़की की कहानी है जिसके सपने चूर चूर हो गए थे। साउथ पाकिस्तान की एक कहानी जहाँ पर आज भी, इनफैक्ट दुनिया के बहुत सारे कोनों में आज भी औरतों के साथ बहुत बुरा सुलूक होता है। पुरुष प्रधान समाज। जी हाँ, आज भी एक लड़की को अपने पति, अपने शौहर के खिलाफ बोलने का कोई हक नहीं होता। उसे अपने पति की सारी बातें माननी होती हैं। वो उसे जो भी कहे उसे वो करना होता है। अगर एक लड़की नहीं बोलती तो वो गाय है, अगर बोलती है तो वो बिच है। उसे इंसान की तरह तो आज भी ट्रीट नहीं किया जा रहा है। भगवान के नाम पर उसके साथ अत्याचार हो रहे हैं। जी हाँ, ऐसी ही एक लड़की की कहानी है जिसने बहुत सारे अत्याचारों को सहा। ये कहानी जिसे सुनकर बहुत जगह पर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमने कभी सोची भी नहीं होती। समाज में धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है, आपको इस कहानी के जरिए जानने को मिलेगा। चलिए, समय बिल्कुल भी खराब नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की नॉवेल ब्लास्फेमी बाय तहमीना दुरानी। अल्लाहू अकबर की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। इसी आवाज के साथ मेरे चीखने की, मेरे रोने की आवाजें भी मिल गई थी, जैसे दोनों मिलकर आसमान को फाड़ देंगी। सुबह होने तक पूरा कमरा औरतों से भर गया था। हर कोई चिल्ला रहा था, हर कोई रो रहा था। तभी उस कमरे में वो 4 आदमी आ गए और सारी औरतों को बाहर निकाल दिया गया। मेरे पति के 4 भाई जो आज तक मेरे सामने नहीं आए थे, अगर आते थे तो मैं अपना मुंह ढक के वहां से उसी समय चली जाती थी। आज वो चारों मेरे बिस्तर के आसपास खड़े थे। पंखे की तरह शांत मेरे पति का शरीर बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मेरी नजरें उनसे मिली। उनकी आंखें जो खुली हुई थी, जिन्हें देखकर मैं आज भी घबरा गई थी। एक आंख के बाहर
की बूंद। दोनों कानों से बहता हुआ खून जैसे सूख गया था। गले के आसपास भी खून की बूंदें थीं। गले से मोतियों की माला लटक रही थी। उनमें से एक भाई के साथ मेरी आंखें मिली। मैं जैसे वहीं पर बर्फ की तरह जम गई। अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचकर मैं वहीं बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैं सोफे पर लेटी हुई थी, अपने पति के शरीर के साथ। जैसे उनकी भारी सांसें आज भी मैं महसूस कर सकती थी। मौत के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है ना। कमरे में अभी भी वो 4 भाई ही थे जो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे उन्हें ये सब कुछ समझ ना आ रहा हो। तभी बाहर से आवाजें आईं। मेरा इकलौता बेटा राजा जी जो इसी कमरे की तरफ आ रहा था। लोग चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहे थे कि उसका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो यतीम हो गया है। दरवाजा खोलकर वो कमरे के अंदर आया। राजा जी ने मुझे कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। मैं समझ रही थी अपने बाप के बाद क्या वो मेरा हकदार बन जाएगा। मैं बेहोशी की हालत में थी। बाहर औरतें ही औरतें, औरतें ही औरतें, बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो गई थी। हर कोई रो रहा था, चिल्ला रहा था। बूढ़ी, जवान और छोटी बच्चियां सब वहीं पर थीं। उनमें से कुछ ने तो मुझे यहाँ पर ब्याह कर आते हुए भी देखा था। मुझे अपने बच्चों के मृत शरीर को दफनाते हुए भी देखा था। मेरे बच्चों के खेली भी थी, उन्हें बड़े होते हुए भी देखा था। सब मेरे आसपास इकट्ठा हो गए। उनके आंसू और उनके पसीने सब मेरे आंसुओं के साथ मिल गए थे। मैं उन सब से अपने आप को छुड़ा लेना चाहती थी। मैं उन सब से अपने आप को छुड़ाते हुए भाग के पहुंची अपनी सासू माँ के कमरे में, जहाँ पर वो पत्थर की तरह बैठी थी। उनके आसपास औरतें रो रही थी। अगर वो इतने सालों से चुप ना होती तो मैं सोचती कि ये चुप्पी इस अनहोनी की वजह से है। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। वो जो कि बहुत कुछ जानती हैं, या सब कुछ जानती हैं, जितना मैं सोचती हूँ उससे बहुत ज्यादा। मैं उनका हाथ पकड़कर बैठी थी, सोच रही थी क्या कहूँ कि उनकी ये चुप्पी टूट जाए, पर शायद उसके ना टूटने में ही सबकी भलाई है। औरतें आ रही थीं, जा रही थीं, रो रही थीं, पर वो पत्थर की तरह वहीं बैठी हुई थीं। मैं वहां से उठकर बाहर आ गई। वहां पर बूढ़ी औरतें, बहनें, सौतेली बहनें, भाभियां, उनकी बेटियां और बहुत सारे बच्चे एक साथ आ गए थे। सब एक एक करके मुझे गले लगा रहे थे, मुझे चूम रहे थे, अपनी छाती पीट रहे थे और अल्लाह से दुआ कर रहे थे मुझे देने की हिम्मत पति के बिना की लंबी उम्र जीने के लिए। मैं वहां से चौक की तरफ आई तो वहां पर तो जैसे भगदड़ मची हुई थी, लोग ही लोग थे। मेरी नजर गई उस विधवा औरत और उसकी 2 बच्चियों के ऊपर। उनका क्या होगा जो मेरे पति के रहमो करम पर जी रहे थे? वो सभी लोग जो मेरे पति की पनाह में रह रहे थे, जिनके अन्नदाता थे मेरे पति। वो औरत और उसकी बेटियां मेरे पैरों में गिर गईं, मेरे पैर चूमने लगी। मैंने अपने पैर से उन लोगों को झटक के दूर कर दिया और भाग के अपने कमरे में गई। बाथरूम में घुस के दरवाजे की कुंडी लगा ली। बाहर के लकड़ी के स्टूल पर बैठ गई। जेब में से सिगरेट का पैकेट निकाला, वहीं लाइटर रखा था, एक सिगरेट जला ली। धुएं के साथ जैसे अपनी सारी परेशानियां, अपनी सारी सोच को मैं निकाल देना चाहती थी। तभी मुझे याद आई ये थी वो यतीम लड़की। मेरा सर भन्नाने लगा, सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। मैंने अपनी चुन्नी लेकर अपने सर पर बांध ली, जैसे अपने दिमाग से सारी चीजें निकाल दूंगी, पर ऐसा हो नहीं रहा था। बाहर आवाजें बढ़ती जा रही थी, जैसे मेरे पति के कोई खास आ गए हों। अभी सिगरेट आधी भी नहीं जली थी कि दरवाजा जोर जोर से खटकने लगा। बीवी जी दरवाजा खोलिए, आपकी यतीम बच्चियां आ गई हैं। बीवी जी दरवाजा खोलिए, आपकी यतीम बच्चियां यहाँ पर हैं। मौत पर हमारे
देश में कितना नाटक होता है। लोग सोचते हैं कि ड्रामा करके वो अपने सारी फीलिंग्स दिखा सकते हैं, सारी इमोशंस दिखा सकते हैं। मेरे सामने शीशा था, मेरी जिंदगी के 38 साल। मैंने 6 बच्चों को जन्म दिया, 3 लड़के, 1 लड़का जो कि मरा हुआ पैदा हुआ। एक जवानी में मुझे छोड़कर चला गया। तीनों लड़कियों की शादियां हो गई। 33 साल की उम्र में मैं दादी बन गई। और उससे ज्यादा कल रात जो हुआ वो। दरवाजे की दस्तक को मैं बंद कर देना चाहती थी, इसलिए मैंने खड़े होकर दरवाजा खोला। मेरी बेटियां मेरे गले से लग गईं। उनकी आंखों में आंसू भी थे और सवाल भी। वो कमरा जहाँ पर उनकी मर्जी के बिना कोई कदम भी नहीं रख सकता था, आज लोगों से भरा हुआ था। वो बेचैन जिनको कोई छू नहीं सकता था, सिर्फ उनके पैरों को छूते थे, उन्हें चूमते थे। आज उनके शरीर को बिस्तर से उठाकर चारपाई पर रख दिया गया। चारपाई को बाहर ले जाया गया और बाहर आते ही लोगों ने और ज्यादा जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वो जो हमेशा इस दरवाजे से एक शहंशाह की तरह बाहर निकलते थे, आज कीड़े मकोड़े उनके शरीर का इंतजार कर रहे हैं। उनकी अंतिम क्रिया शुरू हो गई थी। राजा जी उन्हें नहला रहे थे और चारों भाई उनके ऊपर वो पवित्र जल छिड़क रहे थे। इस जल को उनके भक्तों में बांट दिया जाएगा, वो जो हमेशा उसे एक पवित्र जल की तरह अपने पास रखेंगे। अम्मा सिंह के लिए रास्ता छोड़ दिया गया था। तभी मेरी नजर गई थिमरी के ऊपर, जो पहले मुझसे नजरें चुरा रही थी। वो जोर जोर से रो रही थी। एक नौकर का मालिक से ज्यादा तेज रोना ठीक नहीं, और वो सिर्फ 3 साल की थी जब इस हवेली में आई थी, और 11 साल के होने तक वो मेरे पति के सबसे ज्यादा करीब हो गई थी। वो रोना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, मैं उसको कोई सांत्वना भी नहीं दे सकती थी। मैं भविष्य में उसका ध्यान रखूंगी ऐसा कुछ कह भी नहीं सकती थी। अरोमा सेन ने आखिरी बार प्रार्थना की और उसके बाद मेरे पति को ले जाने के लिए उठा लिया गया। मैं रोते हुए अपने पति के पीछे पीछे चल रही थी। बस इस दरवाजे के बाहर और नहीं जा सकती। बाहर की दुनिया कैसी होगी मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं है, पर मैं सोचती हूँ बाहर गलियां होंगी, आसपास दुकानें होंगी। तभी मेरी नजर चील की तरफ गई, जो कि हाथ बांधे मेरी तरफ देख रही थी। वो हमेशा ऐसे ही हाथ बांधकर मेरी तरफ घूरती है, जैसे मेरी कमियां ढूंढकर अपने मालिक को जाकर मेरी शिकायत लगा देगी। पर आज वो किसको शिकायत लगाएगी? अब तो उसके मालिक ही नहीं रहे। मेरी बेटी गप्पी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, माँ आप अंदर जाइए, आपको आराम की जरूरत है, यहाँ पर मैं देख लेती हूँ। मैं कमरे में गई। हर तरफ देखकर जैसे मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी कमरे में माँ रोती हुई आ गई। मेरी बहनें, मेरा भाई। मेरी माँ बहुत तेज तेज रो रही थी। उसकी बेटी जवानी में ही विधवा हो गई थी। वो मेरे पति की तारीफ करते करते थक नहीं रही थी। मेरे पति जो समय समय पर उनके घर में अनाज भिजवा दिया करते थे, बहुत सारी चीजें भिजवा दिया करते थे। मेरी माँ और मेरी बहनों के आंसू बिल्कुल सच्चे थे। उन्हें बहुत दुख था कि उनकी बेटी अब कैसे जिंदगी जिएगी। तभी मेरी माँ सोचने लगी मेरे बेटे के बारे में, जो कि बचपन में ही यतीम हो गया है, जिसकी शादी के टाइम उसका बाप नहीं होगा, जो कि एक बहुत ही दुख की बात है। जब सब लोग बहुत देर तक रो चुके थे तो कमरे के बाहर चले गए और मैं एक बार फिर कमरे में अकेली थी। मैंने दरवाजे की कुंडी लगा ली थी, बिस्तर पर लेटकर आंखें कस के बंद कर ली थी, जैसे कि सब कुछ अपने दिमाग से निकाल देना चाहती थी। पर मुझे सिर्फ और सिर्फ उनके गर्दन पर वो खून की बूंदें दिखाई दे रही थी। मैंने आंखें खोलकर ऊपर पंखे की तरफ देखा, जो कि बिल्कुल शांत था। इधर उधर हर तरफ जैसे उनकी ही मौजूदगी मुझे दिखाई दे रही थी। मैं बहुत घबरा गई थी।
मैं अपने अंदर से डर निकाल देना चाहती थी। मैंने एक बार फिर सिगरेट जलाई, जैसे सिगरेट के धुएं के साथ सब कुछ बाहर चला जाएगा। मैं अपने आप को समझा रही थी, न आगे न पीछे, न ऊपर न नीचे, कहीं नहीं देखना, चुप रहना है, नहीं डरना, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। पर मेरे दिमाग से पिछली कोई बात निकल ही नहीं रही थी। आगे क्या होने वाला है मैं सोच नहीं पा रही थी। मैं बैठ गई थी और एक बार फिर सोचने लगी थी कैसे शुरू हुई ये जिंदगी। सारा देख तो, मेरी दोस्त चांदी जिसने मेरे हाथ में एक फोटो रख दी थी। बहुत ही खूबसूरत लड़का जो कि कार चला रहा था, रेड कलर का पुल्लोवर पहना हुआ था। उसकी आंखों में देखकर जैसे मैं वहीं रुक गई थी, मेरी सांसें थम गई थी। मेरी सोच को बीच में ही रोक दिया मेरी दोस्त ने। है ना बहुत हैंडसम, ये मेरा भाई है। मेरे भाई ने जब तेरी फोटो देखी तो वो तेरा दीवाना ही हो गया। वो तुझसे शादी करना चाहता है। वो कहता है कि तू हीर से भी ज्यादा खूबसूरत है। पागल हो गई है क्या? अगर किसी ने सुन लिया तो पता है कितनी बदनामी होगी। मैंने चांदी को धीरे से कहा, अरे बाबा प्रॉमिस, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अच्छा, ये ले, ये उसने तेरे लिए एक चिट्ठी भी भेजी है, अकेले में पढ़ी हो। क्या? मुझे ये नहीं चाहिए। मैं उस एनवेलप को लेना तो चाहती थी, पर थोड़ा घबराते हुए मैंने चांदी के हाथ से वो चिट्ठी और वो फोटोग्राफ लेकर अपने बैग में रख ली। उसके बाद तो जैसे दुनिया मेरे लिए थम सी ही गई थी। बस हर तरफ मुझे अपना रांझा ही दिखाई दे रहा था। उस चिट्ठी में उसने लिखा था, तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल एक हीर की तरह, और मैं तुम्हारा रांझा बनना चाहता हूँ। रांझा, मेरा रांझा। बस दिमाग में जैसे और कुछ आ ही नहीं रहा था। कुछ ना सुनाई दे रहा था, ना समझ आ रहा था। लंच ब्रेक में खाना खाने बैठी तो भूख ही खत्म हो गई थी। उसके बाद जब क्लास में पहुंची तो टीचर से बहुत डांट पड़ी। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इतनी देर से मैं जो पढ़ा रही हूँ तुम्हें कुछ सुनाई भी दे रहा है? कहाँ है तुम्हारा ध्यान? मैं क्या पढ़ा रही हूँ तब से तुम सुन क्यों नहीं रही? मुझे क्लास के बाहर निकाल दिया गया। बेल बजी तो छुट्टी मिली। भागते हुए मैं घर की तरफ जा रही थी। मेरा घर जो एक पतली सी गली में है, जहाँ देखकर ही आप समझ जाएंगे कि यहाँ रहने वाले सभी लोग बहुत गरीब हैं। बारिशों में इतना कीचड़ हो जाता है कि कपड़े ऊपर करके चलना पड़ता है। जहाँ बड़े लोग कीचड़ से बचने की कोशिश करते हैं, वहीं बच्चे कीचड़ वाले पानी में तैरना सीख लेते हैं, वहीं पर खेल कूद लेते हैं। मेरे छोटे से घर का दरवाजा खुला रहता है और बाहर एक चिक लगी हुई है ताकि कोई अंदर देख ना सके। चिक के साइड में से सीढ़ियाँ जाती हैं और ऊपर का दरवाजा हमेशा बंद रहता है। मैं सीढ़ियों से भागती हुई ऊपर पहुंची। दरवाजा खटकाया तो दरवाजा खोला मेरी छोटी बहन चुटकी ने। मैं भागते हुए बाथरूम की तरफ जा रही थी। पीछे से माँ ने आवाज लगाई, कुछ और करने से पहले इधर आके मुझे सलाम तो कह दो। मैंने बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया। बैग में से अपने रांझे की फोटो निकाली। एक बार फिर उसे निहारने लगी। वो कॉलेज के बाद मुझसे शादी करना चाहता है, मुझे अपनी हीर बनाना चाहता है। माँ को अभी ये बात पता चली तो बहुत गुस्सा करेगी। एक बार फिर से वो चिट्ठी पढ़ के मैंने वो दोनों चीजें अपने बैग में रख दी। बाथरूम से निकलकर मैं कमरे में चली गई। जल्दी से अपने कमरे की अलमारी खोली और बैग रख के ताला लगा के जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो माँ खड़ी थी। पता नहीं कब से। तुम बहुत ज्यादा बिगड़ गई हो। हाँ, मेरी सुनती नहीं हो। तुम्हारे अब्बा के चले गए, इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मुझे कोई पूछता ही नहीं, जिससे देखो अपनी मनमानी करता है। 1 साल पहले जब से अब्बा का देहांत हुआ, माँ हमेशा इसी तरह की बातें करती है। माँ को लगता है कि औरत होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा बोझ है। सभी रिश्तेदारों का हमसे बात करने का तरीका बदल चुका है। हम बहुत गरीब हैं। घर में 2 वक्त की रोटी भी बहुत ही मुश्किल से आ पाती है। हमारी गरीबी हमारे घर की हर चीज से साफ झलकती है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्या हुआ? तुम हमेशा ऐसे क्यों बोलती हो? मैं हाथ पकड़ के माँ को कमरे से बाहर ले आई और यहाँ
नजारा कुछ अलग ही है। टेबल पे नया टेबल क्लॉथ बिछा हुआ है, उसके ऊपर गुलाबों का फूलदान, कुर्सियां जैसे अभी अभी पॉलिश की हो। चुटकी और मेरी छोटी बहन हाथ में कुछ सामान लेकर आ रही हैं। अप्पा, हमारी मदद करो ना ये सामान पकड़ने में। रुक जा, मुझे इससे बात करनी है, खुद काम कर ले, माँ ने छोटी बहन को डांटते हुए कहा। इधर आ, मेरे साथ बैठ। ये सब कुछ क्या है माँ? कौन आने वाला है हमसे मिलने? यहाँ बैठ, हमारी किस्मत बदलने वाली है। तू जानती है तेरे लिए बहुत बड़े घर का रिश्ता आया है। क्या रिश्ता? जैसे मेरी दुनिया एक दिन में ही बिल्कुल बदलने वाली थी। रांझा, माँ को मुझे रोकना होगा। रांझा अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, उसके बाद ही तो वो मुझसे शादी कर पाएगा। अगर कुछ साल माँ रुक जाती तो शायद माँ रांझा को मेरे लिए चुन लेती, पर माँ तो अपनी बातें बताए ही जा रही थी। याद है वो पास वाली अम्मा जो मुझे पीर सिंह के पास ले गई थी? जब मैं वहाँ गई, मैंने उनसे आशीर्वाद मांगा कि मुझे आशीर्वाद दो, मैं अपनी बेटियों का निकाह करवा सकूं, उनके लिए अच्छे घर ढूंढ सकूं। तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखते हुए कहा था, तुम्हें अपने बेटी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है। ये सब तेरी खूबसूरती की वजह से ही है जो हमारी किस्मत इतनी चमक रही है। पता है उनका कितना बड़ा घराना है, बहुत अमीर लोग हैं। पता नहीं कैसे चमत्कार ही हो गया है जो वो तुझे अपनाना चाहते हैं। और तेरी शादी हो जाएगी ना, उसके बाद हमारे घर की देखना पूरे हालात ही बदल जाएंगे। तेरी दोनों छोटी बहनों को अच्छे से रिश्ते मिल जाएंगे, भाई को भी एक अच्छी लड़की मिल जाएगी और वो अच्छा काम भी कर पाएगा। हमारे घर का तो पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। बस तेरी ये शादी हो जाए, फिर देखना सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा। माँ जो बहुत ज्यादा खुश थी, मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करूं। पर माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ। क्या पढ़ना चाहती है? मेरे पास तुझे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, तू जानती है ना। और ऊपर से इतने बड़े घर का रिश्ता हमें कहाँ मिलेगा? कैसी बच्चों वाली बातें कर रही है। जल्दी जा, ये मुंह धो के आ। तेरी खूबसूरती की वजह से ही तो उन्होंने हाँ कहा है। अगर ऐसी शक्ल देखेंगे तो मना न करके चली जाएं। जा, जल्दी जाकर तैयार हो जा। और मुझे बहुत सारे काम करने हैं, तेरे अब्बा भी नहीं है, मैं अकेले इतना सारा बोझ कैसे उठाऊंगी? ओफो, तुम मिठाइयाँ लेके आए हैं? नहीं, जल्दी कर, जल्दी से तैयारियां करो, वो आने वाले होंगे। मेरी तो पूरी दुनिया ही उलट रही थी। यहाँ पर सब लोग इतना खुश थे कि मैं जिद तो कर ही नहीं सकती थी। हमारे यहाँ वैसे भी लड़कियों को बोलने का हक कहाँ ही दिया जाता है। मैं एक बार फिर से अपने कमरे में गई। मैंने अलमारी में से अपना बैग निकाला और बाथरूम में चली गई। बाथरूम में जाके एक बार फिर रांझे की तरफ देखा। उसकी फोटो और वो चिट्ठी, उसके टुकड़े टुकड़े करके मैंने फ्लश में डाल के फ्लश चला दिया। जी हाँ, हीर का प्यार जन्म लेते ही मर गया था। 15 साल की छोटी सी उम्र में उसके कंधों पर बहुत सारा बोझ आ गया था। पूरे परिवार का बोझ, अपने परिवार के स्टेटस का बोझ। अगर वो ये शादी करती है, एक बड़े परिवार में ब्याही जाती है, तो उसके परिवार की, उसकी माँ, उसकी बहनें, उसके भाई, सबकी जिंदगी बदल जाएगी। हीर को अपने आप को मारकर ये शादी करनी ही होगी। आखिर वो भी अपनी माँ को खुश देखना चाहती है। जब उसके अब्बा का देहांत हुआ तो सभी रिश्तेदारों ने जिसे मुंह मोड़ लिया था। मेहमानों की तरह आए थे, चले गए थे। अपनी बच्चियों की निकाह तक पे इन लोगों को बुलाया नहीं था, जैसे अब ये परिवार का हिस्सा बनने के लायक ही ना रहे हों। उन सब के मुंह पर एक बड़ा सा तमाचा पड़ेगा अगर हीर की शादी इतने बड़े घर में हो जाती है। अगर पीर सेन की बात करें तो माँ कहती है कि पीर सेन हीर से 18 साल बड़े हैं शायद। कोई कहता है कि वो 36 साल के हैं और कोई ये भी कहता है कि यह सब कुछ झूठ है। उनकी उम्र कम से कम 44-45 साल है। जब हीर अपनी माँ और अपनी छोटी बहन चुटकी के साथ पीर सेन का आशीर्वाद देने गई थी तो वहाँ पर कहा गया था कि पीर सेन, जो कि एक बहुत ही पवित्र आत्मा है, उनके सामने बुर्का पहनने की जरूरत नहीं। जब माँ ने कहा था कि उन्हें अपनी बच्चियों की निकाह की बहुत चिंता है, तो पीर सेन ने हीर के सर पर हाथ रखकर कहा था, इसके निकाह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और कुछ दिनों बाद ही उन्होंने अपने लिए
हीर का रिश्ता भेज दिया था। 2 बार उनकी शादियां पहले भी हो चुकी थी और उनकी दोनों ही बीवियां मर चुकी थी। ये बात माँ ने पहले हीर को नहीं बताई थी, हीर को ये बात बाद में पता चली थी। उनकी मौत कैसे हुई ये पूछने की हिम्मत भी हीर में नहीं थी। उस टाइम लड़कियां ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती थी, जो हो रहा है वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती थी और हीर के पास भी इसे एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। खैर, परिवार बहुत बड़ा है, यहाँ जहाँ खाने को दाने नहीं, वहाँ पर हीर के आसपास नौकर चाकर होंगे। हीर बिल्कुल रानी की तरह रहेगी, वहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अपने पुराने दिनों के बारे में जब सोचती है, जब उसके अब्बा थे तो वो लोग गरीब तो थे पर उन्हें किसी चीज की जरूरत भी नहीं लगती थी। शायद इसलिए कि उनके आसपास के लोग भी ज्यादा अमीर नहीं थे, पर उनके घर में अच्छा खाना भी बनता था। छुट्टी में बाबा घुमाने भी ले जाते थे, पर कम पैसे होने की वजह से बोट में एक ही बार चक्कर लगा पाते थे। अब हीर की दुनिया बदल जाने वाली है। हीर के दिमाग से रांझा जैसे अब निकलता जा रहा है। अब वो पीर सेन की बेगम बन जाएगी, उसका अपना घर होगा जहाँ पर उसका हुक्म चलेगा, जहाँ जो वो बोलेगी वो होगा। वो जहाँ चाहेगी वहाँ घूमने जा सकेगी, वो जितने चाहेगी पैसे खर्च कर सकेगी। उसके पास महंगे महंगे गहने होंगे, महंगे महंगे कपड़े होंगे, वो अपना राज चला सकेगी। उसकी दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी। ये सब कुछ सोचकर वो खुश हो रही थी। ये सब कुछ सोचकर उसके चेहरे पर चमक भी आ गई थी। शादी का दिन तय हो गया था और तैयारियां भी। अब हीर की माँ के सामने आ गई थी एक और बड़ी टेंशन। ससुराल में जाकर एक लड़की की इज्जत तभी बनती है जब वो अपने घर से ढेर सारे तोहफे लेकर आए, पर हीर की माँ के पास तो ज्यादा पैसे हैं नहीं, वो इतने सारे तोहफे कैसे दे पाएगी। और पीर सेन का परिवार भी इतना बड़ा है। पर कुछ भी हो, माँ ने अपने सारे पैसे खर्च दिए थे और पीर सेन के परिवार के लिए वो बहुत सारे तोहफे ले भी आई थी। पर जब भी वो हीर के दहेज की तरफ देखती थी तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी। सिर्फ इतना सा सामान, बहुत सारा सामान देना चाहती हैं वो हीर को, पर क्या करें। जब पीर सेन का परिवार हिना की रस्म के लिए उनके घर आया तो इतना सारा सामान, इतने सारे तोहफे, इतने सारे गहने, इतने सारे अच्छे अच्छे कपड़े देखकर हीर, उसकी बहनें और उसकी माँ की आंखें खुली रह गई थी। पीर सेन के परिवार ने हीर के सामान की तरफ भी देखा था और लगातार देखते जा रहे थे। चुटकी ने हंसते हुए कहा था, क्या ये लगातार देखते रहेंगे तो सामान दुगना हो जाएगा? पर उन्होंने कुछ कहा नहीं था, वो चुपचाप वहाँ से चले गए थे। माँ ने कहा था, इनका दिल बहुत बड़ा है, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं ना, तो शायद हमारे सामान से इनको फर्क नहीं पड़ता। और हीर ने माँ के कान में कहा था, दोनों बहनों के लिए अब आपको दहेज इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लोग मेरे सामान में से ही ले लेंगी। माँ ने हंसते हुए हामी में सर हिला दिया था। खैर, पीर सेन ने अपनी फोटो भी भिजवाई थी साथ में, उसमें वो हैंडसम भी लग रहे थे। रांझा वाला इफेक्ट ना हो, पर इतने अमीर हैं, जितना ऐशो आराम हीर को यहाँ मिल सकता है उतना और कहीं कहाँ मिल पाता। वो बहुत ही होली आदमी हैं, सेंट हैं, अल्लाह के साथ उनका सीधा कनेक्शन है। अगर अल्लाह को कुछ कहना है तो आप पीर सेन की मदद से अल्लाह तक पहुँच सकते हैं। और उनके घर में पुराने रस्मों रिवाजों को माना जाता था। पर्दा सिस्टम बहुत ही स्ट्रिक्टली अपनाया जाता था। खैर, ऐसा तो हीर की दोस्त चांदी के घर में भी होता है, वहाँ भी पर्दा सिस्टम स्ट्रिक्टली अपनाया जाता है। हीर की आने वाली जिंदगी कैसी होगी? अल्लाह के बंदे के साथ निकाह करना, उसके साथ आगे की जिंदगी बिताना हीर के लिए कैसा होगा? क्या उसके सपने पूरे होंगे? क्या वो प्यार जिसका उसने सपना देखा था, वो प्यार उसे पीर सेन से मिलेगा? क्या जो उसके घर में खुशियां मनाई जा रही हैं, वो सब कंटिन्यू होंगी? ये सब कुछ हम जानेंगे, पर फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, जल्दी लौट कर आती हूँ। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान ऑफ फ्लाइट ऑफ लाइफ। My name is Fred Schroeder, and I'm the president of the World Blind Union, and you are listening to Radio Odon, A Flight of Life. For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel and download our official app from Google Play Store. Stay connected for information, entertainment, and lot more on Radio Udan, A Flight of Life. वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुक वर्ड, और जो नॉवल आज हमने शुरू की है उसका नाम है ब्लास्फेमी, जिसे लिखा है पाकिस्तानी फेमिनिस्ट ऑथर तहमीना दुरानी जी ने।
जी हाँ, ये कहानी जो कि हीर की कहानी है, हीर जिसने बहुत सारे सपने देखे थे रांझा को पाने के, 15 साल की उम्र में अपनी उम्र से दुगने से भी बड़े लड़के के साथ, पीर सेन के साथ, अल्लाह के बंदे के साथ, वो लोग जिनका अल्लाह के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अगर आपको अल्लाह तक पहुंचना है तो आप इन लोगों के थ्रू पहुंच सकते हो, ऐसा कहा जाता है। जी हाँ, ऐसे ही एक आदमी के साथ हीर का निकाह पक्का कर दिया गया है। निकाह पक्का होने के बाद ही हीर के रिश्तेदारों का उनकी तरफ से नजरिया बदल गया है। जब 1 साल पहले हीर के अब्बा का देहांत हुआ था तो उनके रिश्तेदारों ने उनके साथ रिश्ता तोड़ दिया था। जैसे ही पता चला कि हीर का निकाह पीर सेन के साथ हो रहा है, सारे रिश्तेदार वापस आ गए। सब हीर को अपनी बहन, अपनी बेटी बोलने लगे, उनके घर में सारे काम संभालने लगे, कहने लगे कि हम मेहमान नहीं हैं, हम घर का हिस्सा हैं। पैसा क्या क्या नहीं करवा देता है। पैसे से लोगों का एटीट्यूड कितनी जल्दी बदल जाता है। अब हीर के परिवार में खुशियां आने वाली हैं। हीर की माँ ये सोचकर बहुत खुश है। वहीं हीर भी नई शादी, नए घर, पति, नई नई चीजें, नया पैसा, बड़ा खानदान, बड़ी हवेली, इन सब के सपने देखने लगी है। शादी की रस्मों के दौरान उसकी बहनें उसके साथ मस्ती कर रही हैं, मजाक कर रही हैं, गाने गाए जा रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। हीर के ऊपर उपटन लगाया जा रहा है, उसे और भी खूबसूरत बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है उसे पीर सेन के लिए। घर में हर तरफ शोर है, घर में हर तरफ खुशी का माहौल है। आखिर हीर का निकाह एक इतने बड़े पहुंचे हुए इंसान के साथ हो रहा है। ये एक चमत्कार ही है कि पीर सेन जैसा आदमी हीर के साथ निकाह कर रहा है। इन लोगों का परिवार उनके साथ कोई मैच नहीं है। वो लोग यहाँ पर आकर इनका मजाक भी उड़ा लेते हैं, इनके बारे में उल्टी सीधी बातें भी बोल लेते हैं, पर हीर की माँ को बिल्कुल बुरा नहीं लगता। उन्होंने ये भी कहा कि आपके घर से बेहतर तो हमारे नौकरों के घर ही होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये चमत्कार ही है कि आपकी बेटी की किस्मत बदल रही है, वरना हमारे खानदान में, खानदान के बाहर कभी भी निकाह नहीं किया जाता है। पर पीर सेन का दिल हीर की खूबसूरती पर आ गया है, शायद इसी वजह से वो हीर को अपना रहे हैं। निकाह का दिन आ गया था। हीर को सजाया सवारा जा रहा था। उसे बहुत ही महंगे कपड़े, इतने सारे गहने पहना दिए गए थे। 1 2 3 4 हाथ हीर ने पहने हुए थे। हाथों में इतनी सारी चूड़ियां, इतने सारे कंगन, पैरों में भी कंगन पहना दिए गए थे। सर पर, कानों में, नाक में, हर जगह सिर्फ और सिर्फ गहने ही थे। अपने आप को आईने में देखकर ही सोच रही थी, क्या ये सच में मैं हूँ? घर में खुशी का माहौल था। चुटकी भागती हुई आई थी, आपा बारात आ गई है। सब लोगों ने इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। पर पीर सेन ने वो कपड़े नहीं पहने जो हमने उन्हें दिए थे। क्यों? पता नहीं, वो जो करना चाहते हैं वही करते हैं, किसी को बताते थोड़ी हैं। हर जगह ढोल बज रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, खुशियां ही खुशियां थी। हीर को ले जाकर औरतों के शामियाने में बिठा दिया गया। हीर के सभी भाई बहन आसपास हीर के बहुत नजदीक आकर बैठना चाहते थे। तभी हर जगह चुप्पी छा गई। सामने से पीर सेन आ गए थे और वो आकर हीर के साथ बैठ गए थे। फिर कुछ रस्में हुई। जूता छुपाई की रस्म होनी थी, पर किसी में हिम्मत ही नहीं थी कि वो पीर सेन की जूती को छिपा सके। बिना कुछ हुए ही पीर सेन ने नोटों की गड्डी मेरी बहनों के हाथ में रख दी थी। काजी ने निकाहनामा पढ़वाया। मुझसे पूछा गया कि क्या मुझे पीर सेन के साथ निकाह कबूल है। 3 बार मैंने कबूल 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 कहा और कुछ लिखा पढ़ी हुई, कुछ दस्तखत हुए। मेरी जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया। मेरी जिंदगी का हकदार अब कोई और बन गया था। विदाई के समय माँ रो रही थी और मुझे समझा भी रही थी, कुछ भी ऐसा नहीं करना कि मेरे अब्बा का नाम बदनाम हो। कुछ भी ऐसा नहीं करना जिसकी वजह से मुझे माफी मांगनी पड़े, अपनी गलती के ऊपर पश्चाताप करना पड़े। हर बात पीर सेन की माननी है। उनके घर के सारे रस्मों रिवाजों को पूरा करना है। ये मुझे इतना मुश्किल नहीं लग रहा था। मैंने हामी में सिर हिला दिया था। माँ बहुत रो रही थी और मुझे कह रही थी कि मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ उनकी दुआएं भी जा रही हैं। दोनों बहनें बहुत रो रही थी, उनकी दोस्त जा रही थी और भाई जैसे उसका सब कुछ जा रहा है।
मुझे विदा करते समय माँ खुश तो थी पर कुछ परेशान भी थी। हर कोई दुखी सा दिखाई दे रहा था। मुझे याद आ रही थी अपने अब्बा की। जब वो गुजरे तभी तो सब ऐसे ही रो रहे थे। मुझे एक बुर्का पहना दिया गया जो कि बिल्कुल मेरे पैरों तक था। बाहर की दुनिया से जैसे अब मैं बिल्कुल कट गई हूँ। मुझे एक कार में ले जाकर बिठा दिया गया। मैं देख तो नहीं सकती थी पर मैंने इमेजिन किया कि वो कार जो कि लाल फूलों से सजी हुई होगी। मेरे साथ आकर पीर सेन बैठ गए थे। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं लगातार रो रही थी। ट्रैफिक की आवाज हो रही थी। कार इधर उधर मुड़ रही थी, सीधी जा रही थी। मैं रोती जा रही थी। इतने सारे कपड़ों में भी जैसे पीर सेन की छुअन मैं महसूस कर सकती थी। तभी उन्होंने कहा, रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अल्लाह की दुआ से सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पता नहीं वो मुझे कंसोल कर रहे थे या कमांड कर रहे थे। मुझे बाथरूम जाना है पर क्या करूं? मुझे स्कूल का पहला दिन याद आ गया। अपनी मर्जी से अब हम अपने ये बेसिक काम भी नहीं कर सकते। इसके लिए भी किसी ना किसी की परमिशन लेनी होगी। कार रुक गई थी पर थोड़ी देर तक मैं कार में ही बैठी रही थी। फिर उसके बाद किसी ने चिल्ला के पर्दा पर्दा कहा। फिर एक औरत, शायद मेरे पति की बहन, मुझे कार से उतार कर ले गई। मैं एक दरवाजे से अंदर जा रही थी। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे पैरों के नीचे जमीन नरम हो गई थी। कालीन आ गया था। मुझे एक सोफे पर ले जाकर बिठा दिया गया। मुझे बाथरूम जाना था। माँ ने मना किया था, किसी से कुछ कहना नहीं है, पर मैं अब और नहीं रोक सकती थी। मैंने अपने साथ बैठी हुई औरत से कहा। उसके बाद दो औरतें मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले गईं। मैं बाथरूम गई। वहां जाकर आईने में अपनी शक्ल देखी। मेरे चेहरे पे ये चमक कैसी? सब मेरे पति के पास बैठने से ही शायद मैं इतनी खूबसूरत दिखने लगी हूँ। फिर मुझे वापस सोफे पर ले जाया गया। कमरे में शांति हो गई। किसी ने धीरे से कहा, मेरे पति वहां पर आ गए हैं। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं सीधे हाथ से उनकी माँ के सीधे पैर को छूऊं। मैं झुकी और अरोमा सेन ने मेरा बुर्का हटाकर मेरा चेहरा देखा। अल्लाह की रहम तुम पर हमेशा बनी रहे। तुम 7 बेटों को जन्म दो। उसके बाद कुछ और रिचुअल्स हुए और सब लोग वहां से चले गए। कमरे का दरवाजा बंद हो गया। मुझे अपने हाथों के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मैं अपने पति के वहां होने से घबरा रही थी और अपना ध्यान दूसरी ओर करने के लिए मैं अपनी हिना की लाइनें देखने लगी। तभी पीर सेन मेरे साथ आकर बैठ गए। उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ पे रख दिया। तभी जोर जोर से बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, बरसात बहुत तेज हो रही थी। ऊपर आसमान में इतनी तेज आवाज थी और नीचे मेरे कमरे में उससे भी कहीं ज्यादा। मेरा दम घुट रहा था। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मेरे ऊपर इतना भार, मेरी सांसें जैसे रुक गई थी। अलार्म की आवाज से मेरी नींद खुली। मैं सो गई थी या मौत के मुंह से बाहर निकली थी? क्या इसी सब के लिए मेरे घर वाले नाच रहे थे, गा रहे थे? मुझे सजाया गया था, संवारा गया था, निखारा गया था। क्या इसी सब के लिए? ताकि मेरे साथ जानवरों सा व्यवहार हो सके? मेरी बलि चढ़ा दी गई थी, इसीलिए मुझे तैयार किया गया था। मेरी जिंदगी पर अब कुछ और ही लिख दिया गया है। क्या दुनिया के हर कोने में हर औरत के साथ पहली रात को यही सब होता है? क्या माँ के साथ भी ऐसा हुआ होगा? अगर यही सच है तो किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर यही सच है, अगर यही होता है तो क्यों इस सब के लिए इतनी तैयारियां की जा रही थी? तभी उन्होंने मुझसे पूछा, तुम रोज नमाज पढ़ती हो? मुझे बताने में थोड़ी झिझक हो रही थी। कभी कभी। कभी कभी? आज के बाद तुम्हें रोज नमाज पढ़ना होगा और याद रखो,
मेरे पास आने के बाद तुम किसी भी चीज को छू नहीं सकती हो। तुम्हारा किसी भी चीज को छूना हराम होगा। उससे पहले तुम्हें नहाना होगा, अपने आप को साफ करना होगा। समझ गई ना? जाओ अपने आप को साफ कर लो। मैं उठी और बाथरूम में चली गई। मैंने देखा पानी के साथ मिलकर खून गुलाबी हो गया है, मेरे पैरों के आसपास इकट्ठा हो गया है। माँ, तुम्हें पता भी है तुमने मुझे कहाँ भेज दिया है? माँ, ओ ये क्या हो गया मेरी जिंदगी के साथ? अब मुझे यहाँ पर सब कुछ बेमानी सा लगने लगा। मैं बाहर आई तो मेरे लिए हरे रंग के बहुत ही खूबसूरत से कपड़े वहां रखे हुए थे, पर वो अब मुझे खूबसूरत नहीं लग रहे थे। अब ये सारे जेवर जैसे मुझे पत्थर जैसे लग रहे थे। वो अब यहाँ से जा चुके थे। तभी उनकी बहन आई, वो सफेद चद्दर वो वहां से उठाकर ले गई। मैं शर्म से लाल पीली हुए जा रही थी। वो मेरे लिए नाश्ता ले आई, पर मेरे अंदर कुछ भी खाने की हिम्मत ही नहीं थी। मेरे शरीर का हर एक कोना दुख रहा था। मैं दर्द से कराह रही थी। मैं इधर उधर देख रही थी। ये बिस्तर जैसे अब मुझे कब्र जैसा लग रहा था। ये कमरा जो कि एक कब्रिस्तान, यहाँ की हर चीज अब मुझे चुभ रही थी। तभी मेरे पति की बहन एक बार फिर कमरे में आई। जल्दी चलो, अरोमा सिंह तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। चलना जैसे मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जब मैं चल रही थी और मेरी जांघें आपस में टकरा रही थी तो दर्द से मैं बहुत कराह रही थी। मैंने देखा कि अरोमा सेन के आसपास बहुत सारी औरतें हैं। मुझे देखते ही सारी औरतें मेरी तरफ दौड़ी और मेरे पैर छूने लगी। जब तक मैं अरोमा सेन के पास पहुंची थी, मुझे अपने नए स्टेटस का थोड़ा अंदाजा हो गया था। अरोमा सेन ने बहुत ही प्यार से मुझे अपने पास बैठने को कहा। बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, पर उसे मैं अंदर ही पी गई थी। औरतों ने ढोलकियां बजाना शुरू कर दिया था, जोर जोर से गाने गाना शुरू कर दिया था। कुछ औरतें उनके ऊपर से पैसे बांध रही थीं। फिर एक एक करके वो औरतें मेरा चेहरा देखती, मेरे ऊपर से नोट मारती। जब मेरा चेहरा थोड़ा झुक जाता तो मेरी नंद आके मेरा चेहरा एक बार फिर से ऊपर कर देती। मेरी नजर गई एक चील जैसे दिखने वाली औरत के ऊपर, जैसे अपने हाथ बांधे हुए थे, जो सबको ऐसे देख रही थी जैसे ये उसकी ड्यूटी हो, जैसे यहाँ पर हर कोई कुछ न कुछ गलत काम करने वाला है और उसे उन सब के ऊपर नजर रखनी है। फिर अरोमा सिंह ने सबको चुप हो जाने के लिए कहा और एक एक करके औरतें वहाँ से चली गईं। काफी टाइम के बाद मेरे पति वहाँ पर आ गए थे खाना खाने। टेबल सजा दी गई, मेज पे सुंदर सा कपड़ा बिछा दिया गया, ढेर सारे खाने की चीजें वहाँ पर लगा दी गईं और वो मेरे साथ बैठकर खाना खाना शुरू कर रहे थे। मैंने पहला ही टुकड़ा तोड़ा था कि वो मेरी तरफ घूर कर देखने लगे। मैं डर गई। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। मैं उसी टाइम खड़ी हुई और चौक में लगे नलके की तरफ भागी। हाथ धोकर मैं एक बार फिर वहां आकर बैठ गई। जब खाना खत्म हो गया तो उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, कमरे के अंदर चलो। मैं बहुत घबरा गई थी। मैं कुछ भी करने को तैयार थी, पर कमरे में नहीं जाना चाहती थी। मैं अरोमा सेन के पास जाना चाहती थी। मैं माँ के पास जाना चाहती थी। आखिर अगर सब औरतों के साथ ऐसा ही होता है तो क्यों अपनी बेटियों की शादी करता है कोई? क्यों? कैसे इस पागलपन से बाहर निकल पाते हैं सब? कमरे में जाते ही उन्होंने मुझे पेट के बल ले जाने को कहा। मैंने अपने मुंह में चद्दर को दबा लिया था ताकि मैं अपनी चीखों को रोक सकूं। उसके बाद अगले एक हफ्ते तक रोज यही सब होता रहा मेरे साथ। प्यार का तो जैसे मतलब ही बदल गया था। जो स्कूल में पढ़ाते हैं, जो पिक्चरों में दिखाते हैं, वो सब कुछ बिल्कुल झूठ होता है। क्या ये होता है प्यार? मुझे तो लगता था तो प्यार करने वाले बैठते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई प्यार भरी कविताएं नहीं होती, कोई प्यार भरी चिट्ठियां नहीं होती, कुछ नहीं होता। सब कुछ झूठ है, बिल्कुल झूठ। मैं कहीं भाग जाना चाहती थी, पर अपने आंसुओं को अपने अंदर ही दबा लिया था।
बोली बहन अपने 3 साल के बेटे के साथ मुझसे मिलने आई थी तो मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने जब मुंह उठाकर देखा तो वही चील जैसी औरत मुझे देख रही थी, जैसे कि मुझे खा जाएगी। मैंने ये बात नोट की थी, वो हर जगह थी। जब मेरी बहन ने कहा कि मैं बहुत खुश दिखाई दे रही हूँ तो मैंने अपने दुखों को अंदर ही पी लिया था। माँ के लिए उसके सामने मैं खुश होने का नाटक कर रही थी। वो मेरे लिए तोहफे लेकर आई थी, मैं बहुत खुश हुई थी। सिल्क का सूट और चूड़ियां लेकर आई थी। मैं उसे बार बार धन्यवाद कह रही थी। जब मैं वो चूड़ियां पहन रही थी तभी वहां पर पीर सेन आ गए। मेरी बहन और उसका बेटा पीर सेन को देखकर थोड़ा घबरा गए थे। उन दोनों ने पीर सेन के पांव छुए और कुछ देर रुककर वो दोनों वहां से चले गए। उनके बाहर जाते ही पीर सेन ने मुझे कहा कि मैं अपने दोनों हाथ मेज पर रख दूं। मैं बहुत घबरा गई थी और बिजली की तरह पीर सेन का हाथ मेरे हाथों पर पड़ा। चूड़ियां टूटकर बिखर गईं। मेरे हाथों में से खून निकल रहा था, इधर उधर कांच गड़ गया था। उस दिन पहली बार मुझे पीर सेन ने सबके सामने मारा। बाहर सबके सामने मुझे बुरी तरह पीटा गया। मैंने घर के दस्तूर को तोड़ा था। एक आदमी के सामने मैंने पर्दा नहीं किया था जिससे मेरी शादी हो सकती थी, पर वो सिर्फ 3 साल का था। आज फुहारे के नीचे खड़े खड़े मैं सोच रही थी ये क्या हो गया मेरी जिंदगी के साथ। अब्बा भी कभी कभी माँ को पीटा करते थे, पर माँ कभी कोई शिकायत नहीं करती थी। अगर कभी हम पूछते भी थे तो माँ कह देती थी कि वो बहुत परेशान है, काम को लेकर, पैसे को लेकर, उनके कंधों पर बहुत सारे बोझ हैं। पर अल्लाह के सामने वो हमेशा दुआ करती थी कि अब्बा उनके साथ ऐसा व्यवहार ना करें। पर वो दोनों हंसते भी थे, बातें भी करते थे। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद पीर सेन से मेरा डर और ज्यादा बढ़ गया था। मैं उनकी तरफ देखने की हिम्मत भी कभी नहीं करती थी। बस मुझे इतना पता था कि उनके कंधों की तरह ही उनके हाथ बहुत चौड़े हैं। चारों उंगलियों में उन्होंने अंगूठियां पहनी हुई हैं। वो हमेशा सफेद सलवार कमीज पहनते थे और सर्दियों में उसके ऊपर एक शॉल ले लेते थे। हाथों में एक माला होती थी जिसे वो सिर्फ जब किसी को मारते थे या फिर खाना खाते थे तभी पहनते थे। उनके आने से हवेली में शांति हो जाती थी। वो बहुत धीरे धीरे चलते थे। कमरे की सफाई सिर्फ बूढ़ी अम्मा करती थी। उनके अलावा कमरे में किसी को भी घुसने की इजाजत नहीं थी। इस कमरे की खिड़कियां कभी खुलती नहीं थी, हमेशा पर्दे लगे रहते थे। दरवाजा हमेशा बंद रहता था। बाहर दिन है या रात इस कमरे में कभी पता नहीं चलता था। सुबह होने का पता सिर्फ अलार्म की घंटी से ही चलता था। उसके अलावा इस कमरे में हमेशा रात रहती थी। इस घर के बाहर जाने के लिए जैसे दरवाजे हमारे लिए बिल्कुल बंद थे। आगे का दरवाजा हमेशा बंद रहता था, पीछे के दरवाजे पर ताला लगा रहता था। साइड के दरवाजे से सिर्फ कब्रिस्तान की तरफ जाया जा सकता था। उसके अलावा बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। मेरे पति हर काम बिल्कुल टाइम पर करते थे। वो टाइम पर उठते थे, टाइम पर नाश्ता करते थे, टाइम पर खाना खाते थे। उसके बाद रात को रोज मेरे साथ जानवरों सा व्यवहार और आधी रात को वो सो जाते थे। मैं भी यहाँ पर जैसे चक्री की तरह घूमने लगी। घड़ी की सुइयों के साथ मैं भी हमेशा दौड़ती ही रहती थी। धीरे धीरे मैं इस घर की दूसरी मालकिन बन गई। पहली तो हमेशा अरोमा सहनी रहेंगी। उनकी बातों की खिलाफत सिर्फ मेरे पति ही कर सकते थे, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि वो जानती थी कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं। वो हर चीज उनकी खुशी के हिसाब से ही करती थी। अरोमा सेन कहती थी कि जब एक औरत बेवा हो जाती है तो उसका मालिक उसका बेटा बन जाता है। एक औरत को हमेशा अपने पति की खुशी के लिए ही काम करना चाहिए। औरत का अपना जैसे कोई वजूद ही नहीं है। एक औरत की जगह उसके पति के ऊपर ही निर्भर करती है। वो अमीर है या गरीब, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरोमा सेन ने मुझे कहा था कि जब तक नाश्ते का काम पूरा ना हो जाए मैं रसोई घर में ही रहूं। सुबह बहुत सारे लोगों के लिए नाश्ता बनता था। बहुत सारे लोगों के लिए बोन चाइना में नाश्ता सर्व होता था। अच्छी तरह से उनको सजाया जाता था। पराठा, अंडे, दूध, ये सब कुछ भेजा जाता था।
उसके बाद आम लोगों के लिए एक पराठा, एक अंडा और चाय भेजी जाती थी। इस तरह से बहुत सारा नाश्ता सुबह तैयार किया जाता था। मैं पूरा टाइम चक्री की तरह घूमती रहती थी और जब भी देखती थी तो वो चील जैसी औरत सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देख रही होती थी। वो क्या कभी अपनी आंखें भी झपकाती होगी? क्या वो कभी इस तरह से खड़ी खड़ी थकती भी होगी? मैं जहां भी देखती थी, जब भी देखती थी, उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ही होती थी। सुबह से लेकर रात तक मैं काम करती रहती थी और रात को अपने पति के कमरे में उनकी हवस का शिकार बनने चली जाती थी। मुझसे कहीं बेहतर तो इस घर की नौकरानियां ही थी। कम से कम रात को तो वो अपने घर जाकर चैन की नींद सोती होंगी। नाश्ते के बाद कुछ समय ऐसा होता था जहाँ पर थोड़ा सा हमें आराम मिल जाता था। कई महीने बीत चुके थे। आज बहुत ज्यादा गर्मी थी। मैंने सोचा क्यों ना नहाकर गर्मी को दूर किया जाए। मैं अपने कमरे में नहाने चली गई। चील की नजरें जैसे मुझे ही देख रही थी। अभी मैं नहा के बाहर आकर अपने बाल बना रही थी कि अचानक से वहां पर पीर सेन आ गए। तुम काम के समय पे यहाँ कैसे? वो पीर सेन, वो मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी तो मैं नहाने आ गई थी। बस फिर क्या था। मुझे बालों से खींचकर वो बाहर चौक में ले गए। उन्होंने पैरों से मुझे मारना शुरू कर दिया। जब तक मैं खड़ी नहीं होती थी वो मुझे मारते रहते थे। जब खड़ी होती थी तो धक्का देकर वापस गिरा देते थे। धक्का देते हुए, गिराते हुए, खींचते हुए वो मुझे रसोई घर में ले गए। जाओ, दिन का खाना तैयार करो, रात का खाना, कल सुबह का नाश्ता, सब कुछ तुम अकेले ही बनाओगी, समझ गई? ये तुम्हारी सजा है। ये बोलकर वो वहां से चले गए थे। मेरे आंखों में से आंसू बहते जा रहे थे। मेरी आंखें सूज गई थी। वो नौकरानियां जो मेरे पैर छूती थी आज मुझे सजा पाते हुए, मुझे पिटते हुए देख रही थी। चील वहीं की वहीं खड़ी थी। मैं रोते रोते सिर्फ माँ को याद कर रही थी। माँ, तुम कहाँ चली गई हो? क्यों नहीं आकर पूछती मैं कैसी हूँ? क्यों नहीं आकर मुझे देखती मैं कैसी जिंदगी जी रही हूँ? क्यों तुमने एक चिट्ठी तक नहीं लिखी मुझे? मैं अब्बा को याद कर रही थी। शायद वो कहीं आसपास हो, मुझे देख रहे हो। प्लीज अब्बा, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए इस शैतान के हाथों से। प्लीज अब्बा, प्लीज। मैं बार बार अरोमा से इनसे पूछती थी कि मैं कब अपनी माँ को चिट्ठी लिख सकती हूँ। क्यों नहीं मेरी माँ मुझे चिट्ठी लिख रही? कब मैं अपनी माँ को बुला सकती हूँ मुझसे मिलने के लिए? अरोमा सेन कहती थी कि जब तुम यहाँ पर सेटल हो जाओगी तो तुम्हारे पति अपने आप ही उनको यहाँ बुला लेंगे। मैं उन्हें बार बार बोलती थी, क्या आप मेरे पति से पूछ नहीं सकती? तो वो मना कर देती थी। वो कहती थी कि जब चिट्ठी आएगी तो वो खुद ही दे देंगे। मैं घबरा रही थी, कैसे इतने सारे लोगों का खाना मैं जल्दी जल्दी बना लूंगी? अगर थोड़ी भी देर हो गई तो पता नहीं और कितनी मार खानी पड़ेगी। मैं चक्रे की तरह घूमने लगी, जल्दी जल्दी सारे काम करने लगी। दिन का खाना बन गया, रात का खाना बन गया। अगले दिन सुबह मैं सबके लिए नाश्ता भी बना रही थी। तभी वहाँ पे पीर सेन आए। कोई मदद नहीं मिलेगी और कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, समझ गई? ये कहकर वो वहाँ से चले गए थे और मैं अपने दुखों को भूलकर जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। मैं सोच रही थी कि मेरे सिर्फ 2 ही हाथ क्यों हैं? क्यों नहीं भगवान ने मुझे ज्यादा हाथ दिए? चील की नजरें लगातार मुझ पर ही थी। क्या इसकी नजर एक सेकंड के लिए भी मुझसे नहीं हटती? क्या यहाँ छोटी सी गलती के लिए भी माफी नहीं मिलेगी? अभी तो मेरी जिंदगी शुरू ही हुई है। क्या पूरी उम्र मुझे ऐसे ही काटनी होगी? क्या हमेशा ऐसी ही रहेगी मेरी जिंदगी? जी हाँ, हीर की जिंदगी ने कहां से कहां मोड़ ले लिया है। सपने क्या सजाए थे और पहुंच कहां गई है। फिल्मों को देखकर हम बहुत सारे सपने सजाते हैं। प्यार के लिए हमारा एक अलग मतलब बन जाता है। हम किताबें पढ़ते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी शादी होगी तो हमें बहुत सारा प्यार मिलेगा, हमें हमारा रांझा मिलेगा, हमारा हीरो मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ हमें प्यार करेगा। पर असल जिंदगी ऐसी नहीं होती। खैर, असल जिंदगी हीर जितनी हॉरिबल भी नहीं होनी चाहिए। ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे हीर की जिंदगी क्या मोड़ लेगी, किस तरह की सिचुएशंस में हीर आ जाएगी, किस तरह से इतने सारे टॉर्चर हीर सह पाएगी, कैसे ये अपनी जिंदगी को वो आगे बढ़ाएगी,
वो सब जानने के लिए फिलहाल हमें रुकना होगा, क्योंकि समय हो चुका है। नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम चैनल मैं इस नॉवल की कंटिन्यूएशन के साथ हाजिर हो जाऊंगी। तब तक आपको वही करना है, अपने प्यारे प्यारे फीडबैक मुझ तक पहुंचाने हैं। बताना है कि ये नॉवल आपको कैसी लग रही है, बताना है कि आप इस शो में और क्या चेंजेस चाहते हैं, किस तरह की और नॉवेल्स आप मुझसे सुनना चाहते हैं। जी हाँ, अपने सजेशंस आप मुझे दे सकते हैं www.radioudan.com पर। वहाँ जाके छोटा सा फीडबैक फॉर्म भर दीजिए और आपके सजेशंस, आपका फीडबैक मुझ तक पहुँच जाएगा। आप YouTube की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको मेरे शोज कैसे लग रहे हैं। जी हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये दर्दनाक कहानी पहुंच सके। हमारा फेसबुक पर पेज है रेडियो उड़ान, उसे लाइक कीजिए। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं @रेडियो उड़ान। हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान, उसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेडियो उड़ान की हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। फिलहाल मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगले हफ्ते। Stay fit, stay healthy, keep loving, keep laughing, and keep listening to Radio Udan, the Flight of Life. Bye bye.